Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 सितंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्पेन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। दोस्तों जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम की बॉडी है, इसमें कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, वो इसका हिस्सा हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें 4 अलग अलग देशों के नाम दिए गए। पूछा यह जाता है कि इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है। पहला ईरान, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा ओमान या चौथा कुवैत। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल काफ़ी सारे लोगों के पास में ये इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया होगा। अब इससे ना बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। ट्विटर पर पूरी तरह से यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है ट्रेंड होने लगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूछने लगे इमरजेंसी अलर्ट ये किस चीज़ के लिए है, क्या मेरे फ़ोन में वायरस आ चुका है। काफ़ी सारे लोग डर भी गए होंगे। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास भी जब ये मैसेज आया था तो मैंने सोचा यार क्या हो गया फ़ोन में। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब जैसे ये मैसेज आता है ना, एकदम से बहुत ऐसा बीप साउंड आता है। आप में से शायद कई सारे लोगों के पास में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि सभी लोगों के पास में भी नहीं गया है। कुछ लोगों के पास में ये मैसेज पहुँचा है और कुछ लोगों के पास में नहीं पहुँचा है, लेकिन मेरे पास आया। मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की, ठीक है, अपने रिलेटिव्स में मैंने यहाँ पर पूछा तो उनके पास भी कुछ के पास में आया है और कुछ के पास में ये मैसेज नहीं आया। तो कल सुबह से लेकर शाम तक इसी के बारे में लगातार जो डिस्कशंस है वो चल रहे थे, क्योंकि 12 से 1 के बीच में सभी के पास में जो ये मैसेजेस हैं वो पहुँचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोई मैसेज कुछ खास नहीं है, इसमें भारत सरकार ने इस मैसेज को भेजा है। ये एक इमरजेंसी अलर्ट है, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए सरकार मैसेज भेज सकती है। इसकी एक टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है कि हमारे पूरे देश को अलर्ट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर या नहीं। तो उसकी जो ये टेस्टिंग है वो पूरी यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से आप देख पाओगे ये लगातार जो मैसेजेस हैं इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा मोबाइल फ़ोन में, ये वाला मैसेज आया होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर ये टेस्टिंग की जा रही है। सवाल ये उठता है, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय पर ऑलरेडी ये कई बार हो चुका है। अगस्त के महीने में, जैसा यहाँ पे आप लाइव मिनट की रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर मेंशन किया गया है 29 अगस्त, 23 अगस्त, 21 अगस्त, इस प्रकार से कई और भी दिन हैं जो कि पिछले महीने में हम लोगों ने देखे हैं, जिस दौरान यहाँ पर ये जो अलर्ट सिस्टम है वो यहाँ पर जारी किया गया। इस प्रकार का जो मैसेज है वो पहले भी भेजा जा चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये जो इमरजेंसी अलर्ट है ये है क्या। दोस्तों 20 जुलाई की जो तारीख थी ना, इस दिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट करते हुए ये बोला कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये कोलैबोरेशन कर रहा है हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में। तो DOT ने NDMA के साथ में कोलैबोरेशन किया। और कोलैबोरेशन करने का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि यहाँ पर एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की जा सके, जो कि यहाँ पर इस मैसेज के फॉर्म में हमें आधे से ज़्यादा देश को कल यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो इन दोनों का ये कोलैबोरेशन है ताकि हम लोग एक CBAS यानी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग कर सकें, ताकि क्या किया जा सके, इमरजेंसी कम्युनिकेशन को बढ़ाया जा सके देश के साथ में। यानी कभी कोई डिज़ास्टर आ जाता है देश में, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है देश में किसी चीज़ को लेकर, अर्थक्वेक की मान लो कोई समस्या है, ठीक है, भूकंप की है, तो यहाँ पर सरकार जो है एकदम से अलर्ट जारी कर दे।
उसी के लिए यहाँ पर ये जो मैसेज है वो सेंड किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर में इसको सेंड किया गया है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सिम को ही टारगेट किया गया कि केवल इस कंपनी के सिम वाले के पास में ही ये मैसेज आएगा, ऐसा नहीं है। सभी सिम्स, क्योंकि आपको पता है देश भर में कई सारी कंपनीज़ हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये कुछ यहाँ पे कंपनीज़ बची हुई हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़। तो सभी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका यूज़ करके सभी के पास में इस मैसेज को भेजा गया था कल। ठीक है, तो टेस्ट किस चीज़ को लेकर था, इसमें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि खासकर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें सरकार देश भर को अलर्ट कर सके, उसके लिए यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई है। क्या ये टेस्टिंग इंडिया में पहली बार की गई है? नहीं, ये कॉमन है बाकी सारी कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल जर्मनी में या बाकी सारे देशों में आप देख पाओगे तो वहाँ पर कॉमन है, इस प्रकार की जो टेस्टिंग है वो करते रहते हैं, ऐसा अलर्ट सिस्टम यहाँ पर जारी करते रहते हैं। तो इमरजेंसी अलर्ट में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सुनामी का इमरजेंसी हो सकती है, फ्लैश फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर पब्लिक की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक मैसेज को सेंड करने के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये अपनाया गया है। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रही हैं, तो हमने भी यहाँ पर बाहर से ही कह सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। इवन यहाँ पे हम लोगों ने फॉरेन वेंडर का ही यूज़ किया है। अभी हमारी ये खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी हम इस प्रकार का खुद का भी नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने फॉरेन वेंडर के बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो काम है वो करके दिखाया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और एनडीएमए दोनों ने मिलकर ये काम करके दिखाया। एनडीएमए पता है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कई बार मैंने वीडियोज़ के अंदर, चाहे वो दोनों वीडियोज़ हो, मॉर्निंग वाला हो और ये द हिंदू हो, दोनों वीडियोज़ मैंने आपको कई बार एनडीएमए के बारे में समझाया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करने वाले हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी हमारे देश के अंदर में कोई डिज़ास्टर आता है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उस डिज़ास्टर से लोगों को यहाँ पे उभर कर निकालने का काम यहाँ पर ये बॉडी करती है। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है, और वो जो कानून है वो कौन सा है, याद होगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के इस लॉ के हिसाब से यहाँ पर इस प्रकार की जो बॉडी है इसको तैयार किया गया है। इस बॉडी का मेन काम यही होता है कि डिज़ास्टर कोई भी आता है तो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसको लेकर नई गाइडलाइंस लेकर आना, नई नई नीतियाँ को लेकर चलना, नई प्लानिंग तैयार करना, ताकि कोई भी डिज़ास्टर आए तो ज़्यादा नुकसान ना हो, लोगों की जान ना जाए। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर एक स्पेशल फोकस किया जाता है। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों फ्रंट पेज पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे और दोनों के दोनों इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। बीच में निपा वायरस के बारे में बात की जा रही है। निपा वायरस ऑलरेडी हम पिछले कुछ दिनों में 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। निपा वायरस के जो केसेस हैं वो 6 तक पहुंच चुके हैं केरला के अंदर में। स्पेशली भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया की मदद भी मांगी है ताकि हम इस प्रकार के वायरस से लड़ सकें, क्योंकि वायरस काफ़ी खतरनाक है और तेज़ी से यहाँ पर फैलता हुआ चले जा रहा है। ठीक है, खैर अभी हम ये जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा रिलेवेंट है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के सेक्शन से लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है ये हमारा पिछले 10 महीने में बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ नज़र आया है। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ना इस पूरे आर्टिकल में केवल और केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है, क्योंकि इकोनॉमी में जब आप देखोगे तो खास बात यही है कि आपने कभी भी ये जो नंबर है ये सब नहीं पढ़ने होते हैं। हाँ, आपको एक आइडिया मिल जाता है। इस नंबर के बेसिस पर जो टर्म्स होती हैं हमारी न्यूज़ में वो आपने पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर खबर यह है कि पिछले कुछ समय पर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता हुआ चले जा रहा है। हम जो दुनिया भर की कंट्रीज़ को सामान बेचते हैं वो कम हुआ है। अगस्त 2023 के अंदर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 6.86% से गिरता हुआ नज़र आया है। और अगर आप लोग इस डेटा को पिछले कुछ और महीनों में देखोगे तो लगातार एक्सपोर्ट्स हमारा डिक्लाइन में है। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है अगस्त 2023 में। 2021 के कंपैरिजन में देखोगे तो दोस्तों तो एक्सपोर्ट लगातार हमारा गिरता हुआ चले जा रहा है। एक्सपोर्ट तो गिर रहा है और दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट तो बढ़ता चले जा रहा है। हम लोग सामान अलग अलग देशों को बेच तो कम रहे हैं लेकिन उनसे खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि अब बेच कम रहे हैं खरीद ज़्यादा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। हमारे व्यापार में एक बहुत बड़ा गैप है, एक घाटा सा हम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं। इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद यहीं पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल में ही मेंशन किया जाता है क्या कि जो ट्रेड डेफिसिट अगस्त के महीने का है, इस बार अगस्त के महीने का, वो लगभग $24.16 बिलियन का है। ये क्या है मतलब, ये हमारा घाटा है। इतने डॉलर्स का घाटा हमने फेस किया है, $24.16 बिलियन का। इस साल के अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इसको कंपैरिजन करोगे जुलाई के महीने से, यानी अगस्त से पिछला महीना जो जुलाई वाला था, तो जुलाई के महीने में ये जो गैप है ट्रेड डेफिसिट का वो $20.67 बिलियन का था।
ठीक है, यानी कि $20.67 बिलियन का लॉस हुआ था जुलाई में, और ये लॉस बढ़कर $24.16 बिलियन का हो गया। यानी कि अगर आप लोग लगातार मंथ टू मंथ देखोगे तो पिछले 10 महीनों में अभी तक का सबसे ज़्यादा ये लॉस है, सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हुआ है। ट्रेड डेफिसिट मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हों और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हों। हम सामान तो बहुत कम बेच रहे हैं जिससे हमारे पास में कोई पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास में रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी भर भर के पेमेंट बाहर विदेशों में करनी पड़ रही है। इसकी वजह से यहाँ पर ये गैप जो है यही ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। समझ गए? तो ये जो टर्म है ना, ये थोड़ी सी रेलिवेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी इकोनॉमी के अंदर में ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट से संबंधित कुछ और टर्म्स भी हैं। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझ में क्या आ गया कि भाई ये एक ऐसा अमाउंट है जहाँ पर हमारे देश का इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इम्पोर्ट हमारे एक्सपोर्ट को एक्सीड कर जाए, वो ट्रेड डेफिसिट है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, जो ट्रेड डेफिसिट है ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है दोस्तों? तो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी आप ये कह सकते हो कि जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, ठीक है, स्पेशली इंपोर्टेड वैल्यू जो है वो बढ़ जाए और एक्सपोर्टेड वैल्यू हमारी कम हो जाए, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का ही एक हिस्सा मान सकते हो ट्रेड डेफिसिट को। समझ गए? चलो अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। इसके बराबर में ही एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने लगभग 31 जो बेंचेस हैं इनको नोटिफाई कर दिया है। ये बेंच किस चीज़ की हैं? ये हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब मैटर क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 ये तारीख कौन सी है? ये तारीख वो तारीख है जब जीएसटी को भारत देश में लेकर आया गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारे पास में कई सारे टैक्सेस हुआ करते थे। उन सभी टैक्सेस को ख़त्म करके हमने वन नेशन वन टैक्स की जो पहल है उसको शुरू किया। अब हुआ क्या, उसी समय पर यह भी अनाउंस किया गया था कि इस प्रकार से जीएसटी का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो भी हम लोग बनाएंगे, बट इसके ऊपर काम नहीं किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये अपीलेट ट्राइब्यूनल होता क्या है? दोस्तों पहले आपको ये जो वर्ड है ट्राइब्यूनल, इसका मतलब समझना होगा। जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट्स होता है ना, जो हमारे कोर्ट हैं जहाँ पे हमारे केसेस वगैरह देखे जाते हैं, जो न्यायालय है हमारा, उसी प्रकार का यहाँ पर ट्राइब्यूनल होता है, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। अब क्या है, इसी प्रकार के मैटर को देखने का काम ट्राइब्यूनल भी करता है, यानी कि कोर्ट में जाने से पहले आप किसी मैटर को ट्राइब्यूनल में भी देख सकते हो। अब होता क्या है कि इस प्रकार के अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाने का पीछे का मकसद क्या है? मकसद यहाँ पर यह है कि जीएसटी से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी विवाद होता है ना दोस्तों, इन विवादों को देखने के लिए, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया है, अब यहाँ पर इस विवाद को लेकर किसी को अपील करनी है, तो वो जाके यहाँ पर जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर अपील कर सकता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ये जो है मेरे साथ में ये गलत हुआ है जीएसटी को लेकर, तो वो अपील कर सकता है। उसका जो केस है वो इस ट्राइब्यूनल के अंदर में देखा जाएगा। समझ गए? अभी मैं इस ट्राइब्यूनल के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। तो मैटर एग्जैक्टली ये हुआ कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने यहाँ पर अभी टोटल 31 अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हमारे लगभग 28 जो राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके अंदर बनाने का जो बात है वो कह दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ट्राइब्यूनल्स इनको सेट किया जाएगा किस चीज़ के लिए? इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो आज के समय पर टैक्स पेयर डिस्प्यूट्स हैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में, उन सभी डिस्प्यूट्स का हल निकाला जाएगा इन ट्राइब्यूनल में, इन कोर्ट में। ये जो केसेस हैं उनको देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं तो यहाँ पर ये नंबर देख सकते हो। 30 जून तक अगर हम बात करें, जो ये पेंडिंग अपील्स हैं टैक्स पेयर की साइड से, यानी उन्होंने अपील ऑलरेडी कर रखी है अपने डिस्प्यूट्स को लेकर, वो पेंडिंग अपील अभी 14,000 से ज़्यादा हैं। तो उनकी सुनवाई फटाफट अब की जाएगी जैसे यहाँ पर ये ट्राइब्यूनल काम करने शुरू करेंगे। समझ गए? अब मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको इस ट्राइब्यूनल के बारे में डिटेल से समझा देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय पर लगातार इस ट्राइब्यूनल के बारे में बातचीत की गई है। अब पहले हम लोग समझते हैं जीएसटी क्या है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप जीएसटी पढ़ चुके हो, बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जीएसटी के बारे में, ठीक है। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हर कोई व्यक्ति पे करता है। हर कोई व्यक्ति का मतलब हर एक पर्सन पे करता है, ठीक है। आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो, है ना, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कस्टमर्स के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो इनकम टैक्स होता है। आप जितनी कमाई कर रहे हो उस पर से सीधा टैक्स आपने काट के सरकार को दे दिया, वो डायरेक्ट टैक्स है। समझ गए? ये इनडायरेक्ट टैक्स जो छोटे छोटे सामान के ऊपर टैक्स लगता है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो है, इसको 1 जुलाई 2017 में लाया गया, जैसे मैंने आपको बोला। इसके लिए जो 101वां यानी 101 अमेंडमेंट किया गया था हमारे भारतीय संविधान के अंदर में, उसके बाद इसको लागू किया गया।
अब उसके बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए जीएसटी से पहले कई प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, यानी 1 जुलाई 2017 से पहले सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ऐसे बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। क्या हुआ, सबको ख़त्म कर दिया गया। सबको ख़त्म करने के बाद में केवल एक टैक्स की शुरुआत की गई, जीएसटी, और इसी वजह से इसको हम लोग वन नेशन वन टैक्स के नाम से जानते हैं। समझ गए। और जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं दोस्तों। अलग अलग स्लैब्स मतलब कि कुछ चीप आइटम्स, सस्ते आइटम है, उस पर जीएसटी कम है। कुछ लग्जरियस आइटम है जैसे कार है और बड़े बड़े लग्जरियस आइटम है, उनके ऊपर जीएसटी ज़्यादा लगाई जाती है। तो 4 स्लैब्स इस तरीके से डिसाइड करे गए, 5%, 12%, 18% और 28% के आसपास आपको ये जीएसटी टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। और जो जीएसटी है इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सीजीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अलावा एक होता है आईजीएसटी, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ गए। अब जीएसटी से संबंधित एक काउंसिल आती है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 279A के अंदर में क्या दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि जो आर्टिकल 279A है ये डायरेक्टली हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि हमारे प्रेसिडेंट एक जॉइंट फोरम बैठा सकते हैं जिसको हम जीएसटी काउंसिल बोलेंगे। उस जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों की साइड से मेंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल जब बैठता है ना, तो वही तो डिसाइड करता है कि भाई किस सामान के ऊपर जीएसटी बढ़ानी है, किसके ऊपर जीएसटी कम करनी है, किसको जीएसटी में लाना है, किसको जीएसटी से बाहर निकालना है। ये सारा डिस्कशंस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक का फोरम कौन बनाता है, इसकी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास में। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है, तो एक होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं, मेन पर्सन होते हैं। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, आपको ये मेंबर्स देखने को मिलेंगे, है ना। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और बाकी सारे और भी मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के अंदर में, आप ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स कमेटी है जिसका मेन काम क्या है कि भाई क्या सामान जीएसटी में लाना है, निकालना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनली अब आते हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऊपर में। क्योंकि हम समझ रहे हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को, तो उसके पीछे की जो नींव है, उसका जो बेस है, वो भी समझना होगा। इस वजह से मैंने आपको जीएसटी प्लस उसका जो यहाँ पर काउंसिल है उसके बारे में समझाया। अब बात करते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल की। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये हमारा जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये एक ऐसा मंच होगा जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे जीएसटी के लॉस को लेकर, वो सारे डिस्प्यूट्स की सुनवाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, इन अपीलेट ट्राइब्यूनल में होती हुई नजर आएगी। ये जो अपील है, मान लो यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास में ऑलरेडी जो सेंट्रल और स्टेट के जीएसटी एक्ट्स हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो भी अपील है वो यहाँ पर इस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में रखी जाएगी। और जो जीएसटी ट्राइब्यूनल होगा वो इंश्योर करेगा कि वो जो डिस्प्यूट है, जो विवाद उसके पास में आया है, उसमें वो एक जस्टिस कर सके। समझ गए। और अभी कुछ दिनों पहले खबर ये भी आ रही थी कि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा, हो सकता है इसको जो हेड करने वाले व्यक्ति होंगे वो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या फिर हो सकता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो। ठीक है, अभी इसके बारे में पता नहीं है, बट ये हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी रिगार्डिंग जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक अच्छा चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए। जैसे ट्रेड डेफिसिट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड कंटेंट बताया, कुछ कॉन्सेप्ट समझाए ट्रेड डेफिसिट के। उसके अलावा अभी हमने जीएसटी वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा आपने देखा होगा स्क्रीन के नीचे की साइड में चल रहा था। तो आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डेटा है जहाँ से एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन आता है, जिसको आप लोग नोट्स बोलते हो। तो वो सारा का सारा डेटा आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है इस पेड ग्रुप के अंदर में। और वो जो पीडीएफ्स होती हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म की पीडीएफ्स होती हैं, यानी कि उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आप नोट्स बनाने से बच सकते हो। ठीक है, कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर इतना कुछ कंटेंट को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपर रिवीजन वगैरह सब कुछ पीडीएफ से हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वो जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसको वो रेफर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, हर एक व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। इतना आप खर्च भी कर देते होंगे नॉर्मली। जस्ट 499 आपसे चार्ज किया जा रहा है, 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने दोबारा कोई भी पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, कोई भी इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं करनी है, केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 499 का। उसका जो भी ग्रुप के अंदर बेनिफिट्स है उसको आप अवेल कर सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे आपने व्हाट्सएप पर जाना है, और व्हाट्सएप पे जाने के बाद में ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है।
आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हो कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अच्छे से देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में डिसीजन लेना इसको ज्वाइन करने का। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो और रोज़ाना करते हो, आज भी पहुँचा देना। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पे जाके लिखना दीपा यादव एजुकेशन, आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। 13,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स वहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला आर्टिकल ये वाला, संगीत नाटक अकेडमी के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उसको देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो संगीत नाटक अकेडमी का जो ये अवार्ड है इसे सम्मानित किया जा रहा है 84 परफॉर्मर्स को, जिसको लेकर यह आर्टिकल आज के समय पर प्रेजेंट है। तो कल के दिन अनाउंसमेंट कर दिया गया है और बोला गया है कि जैसे हम लोग यहाँ पर भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 84 आर्टिस्ट, कितने 84 ऐसे कलाकार हैं, ऐसे आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सम्मानित नहीं किया गया या फिर कोई भी सम्मान नहीं दिया गया उनके करियर के बेसिस के ऊपर में। तो अब यहाँ पे जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है, इनको यहाँ पर संगीत नाटक जो अकेडमी है ये बेसिकली इनको सम्मान करने वाली है। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिए जाएंगे, ये अवार्ड हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी प्रेजेंट करेंगे। तो इसी को लेकर ये डिस्कशन हो रहा है। ये जो अवार्ड है ये आज के दिन यानी सैटरडे में प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये अवार्ड किन किन को दिए जा रहे हैं, कुछ अवार्डीज़ के नाम दिए गए जैसे रघुबर मलिक हैं, उसके अलावा यहाँ पर दीनानाथ मिश्रा हैं फॉर हिंदुस्तानी वोकल, और उसके अलावा गौरी कुपुस्वामी हैं, अनुसय कुलकर्णी है कर्नाटिक वोकल के लिए। तो अलग अलग म्यूज़िक्स के लिए, अलग अलग यहाँ पर आर्ट के लिए, डांस के लिए, तो ये अलग अलग व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ढेर सारे नाम हैं, इन नाम को आपने ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में जो रखने की ज़रूरत है वो है संगीत नाटक अकेडमी। ये अकेडमी क्या है, इसका मेन काम क्या है, ये आपने जानना ज़रूरी है। दोस्तों जब भी मैं आपको संगीत नाटक अकेडमी के बारे में पढ़ाता हूँ, वहीं पे मैं आपको ललित कला अकेडमी अवार्ड्स के बारे में पढ़ाता हूँ। तो ये दोनों अवार्ड्स कौन से अवार्ड्स है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को पढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। एक चीज़ होती है संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप। तो ये जो फेलोशिप है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाईएस्ट ऑनर है। यानी जो संगीत नाटक अकेडमी है, ये पूरी अकेडमी जो है ये बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी नेशनलिटी को भेदभाव हो, नेशनलिटी को लेकर हो, रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स, बिना किसी भेदभाव के ये जो बॉडी है ये फेलोशिप देने का काम करती है। और फेलोशिप जो ये जो यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी जो ये फेलोशिप देती है ना, ये अपने आप में कह सकते हो एक सबसे उच्च लेवल का सम्मान है। ये जो फेलोशिप दी जाती है एकेडमी की साइड से, ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर किसी को ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, एक समय पर केवल 40 लोगों को ये फेलोशिप मिलती है। और जो भी ये ऑनर मिलता है एकेडमी फेलो का, उसमें यहाँ पर 3 लाख रुपीज़, उसके साथ साथ यहाँ पे एक ताम्र पत्र दिया जाता है और अंग वस्त्रम दिया जाता है, यानी एक शॉल वगैरह टाइप का यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, उससे सम्मानित किया जाता है एकेडमी फेलो को। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया एकेडमी फेलोशिप। फेलोशिप के अलावा दूसरी चीज़ जो होती है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स होते हैं। ये जो अवार्ड है ये अलग अलग कलाकारों को दिया जाता है जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक से बिलोंग करता है, म्यूज़िक में बहुत परफेक्ट है, डांस में, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोल्क, ट्राइबल म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पपेट्री, है ना, इन सब चीज़ों में यहाँ पर वो कह सकते हो इन्वॉल्व है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो जाके यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी उसको ये जो अवार्ड है बेसिकली उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये जो अकेडमी पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए के साथ साथ एक ताम्रपत्र, ठीक है, जिसमें नाम वगैरह लिखा होता है, और फिर उसके बाद में एक अंगवस्त्रम दिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से या फिर 2 तरीके से ये सम्मानित करती है ये संगीत नाटक अकेडमी। अब बात यहाँ पर यह है कि संगीत नाटक अकेडमी है क्या। तो ये जो अकेडमी है ये भारत की एक नेशनल अकेडमी है म्यूज़िक, डांस और ड्रामा के लिए। इस अकेडमी को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, 1952 में। और उस समय पर जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया तो डॉक्टर PV राजमनर ये इसके पहले चेयरमैन थे। आज के समय पर संगीत नाटक अकेडमी एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है कई सारे डिसीजंस ये खुद से भी लेने का काम करती है, और इसको जो फंडिंग आती है वो हमारी सरकार देती है। सरकार यहाँ पर आप कह सकते हो ढेर सारी जो फंडिंग है वो इस अकेडमी को प्रोवाइड करवाती है। इस अकेडमी ने कई सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारी जो संस्थाएं हैं उनको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, उनको भी देखने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये न्यू दिल्ली के अंदर सेटअप किया गया था 1959 में।
तो इसको भी यहाँ पर ये जो अवार्ड है, ये जो अकेडमी है वो चला रही है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी हो गया, ये इम्फाल में है, 1954 में इस्टेब्लिश की गई। अगेन यहाँ पर इसको भी कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी है, वही संगीत नाटक अकेडमी है। उसके बाद यहाँ पर कथक केंद्र हो गया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कह सकते हो, न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया 1964 में। इसको भी कंट्रोल करने वाली संगीत नाटक अकेडमी है। इसी प्रकार की यहाँ पर एक दूसरी अकेडमी है, वो है ललित कला अकेडमी। इस अकेडमी का उद्घाटन किया गया था 5 अगस्त 1954 में। उस समय के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनके थ्रू यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये जो अकेडमी है इसको भी यहाँ पर एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी दी गई, यानी इसको बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो कि एक कानून के माध्यम से बनाई गई जो बॉडी है उसको हम लोग स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो 1957 में इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी का जो टैग है वो मिला अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करनी है। जो ललित कला अकेडमी है इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। ये अकेडमी कहीं ना कहीं जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनकी जो आर्ट है उसको यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा सम्मानित करती है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करने का जोर लगाती है। तो ये दो अकेडमी के बारे में आपने पढ़ा, यही अकेडमी अवार्ड्स देने का भी काम करती हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब देखो यूपीएससी ने 2009 में एक सवाल पूछ लिया। सवाल ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू 1959 में। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी जब मैंने आपको संगीत नाटक अकेडमी पढ़ाया तो उसी में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसी अकेडमी ने बनाए हैं और यही अकेडमी उन इंस्टीट्यूशंस को देखने का काम करती है। तो उसमें यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी था। ठीक है, सबसे पहला यही वाला स्कूल था। उसके बाद यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑनर साहित्य अकेडमी के थ्रू दिया जाता है एक राइटर के लेकर, वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर, मतलब कि जिस पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है ना, उसको यहाँ पे साहित्य अकेडमी का एक फेलो के तौर पर इलेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली साहित्य अकेडमी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे केवल हमने अभी संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी की बात की है। साहित्य अकेडमी न्यूज़ में नहीं है, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है जो डीएसी है। डीएसी मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी वजह से इस आर्टिकल को मैंने हाईलाइट भी किया है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक अप्रूवल दे दिया है कि हम जल्दी क्या करेंगे, 12 SU-30 जेट्स को परचेज़ करने वाले हैं और कुछ और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी परचेज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जेट्स हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कई सारे ऑलरेडी बहुत सारे जेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो पुराने भी हो चुके हैं और बहुत कम भी हो चुके हैं। कई बार कई सारे जेट्स हम खो चुके हैं, कुछ एक्सीडेंट्स में खो चुके हैं, तो लॉस भी बहुत सारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नए जेट्स को परचेज़ करने का जो अप्रूवल है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दिया है। और जो भी ये जेट्स हम परचेज़ करेंगे इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, इसको बनाने वाली जो बॉडी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी इसको 11,000 करोड़ के अंडर में। ठीक है, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये अप्रूवल को क्लियर कर दिया है। इससे हम लोग अपनी जो खासकर एयरफोर्स है उसको और ज़्यादा मजबूत करेंगे, उसको और ज़्यादा पावर देंगे। और इसके बाद कुछ और छोटे छोटे जो मिलिट्री आइटम्स हैं उसको भी यहाँ पर परचेज़ करने की बात की है। जैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल हो गया, इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम हो गया, टारगेटिंग सिस्टम हो गया, इस प्रकार के कुछ और सिस्टम्स भी हम लोग जो क्या है इसको परचेज़ करने वाले हैं, इसको यहाँ पर हम लोग तैयार करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पर, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी जेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है तो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, कुछ परसेंट अपने देश का कंटेंट यूज़ करते थे और कुछ परसेंट यहाँ पर बाहर से लेने के बाद में यूज़ करके तब चीज़ों को तैयार करते थे। बट टारगेट यहाँ पर यह है कि अभी तक हम 50% तक काम कर रहे थे, अब हम यहाँ पर इसको बढ़ाकर 60 to 65% तक इंडिजीनियस कंटेंट का यूज़ करेंगे। यानी जो भी जेट्स इंडिया में बनाए जाएंगे उसमें 60 to 65%, 60 से 65% जो सामान है वो हमारे देश का यूज़ किया जाएगा, जिससे हम सेल्फ रिलायंसी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे होंगे, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे होंगे। किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी या निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। समझ गए? अब आते हैं आगे। एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, देखो ये तो आर्टिकल आएंगे जाएंगे, ठीक है, आप पढ़ोगे उसके बाद भूल भी जाओगे। लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या दोस्तों। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमारे पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक सबसे उच्च लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अगर हमारे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, यानी हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए कुछ नई नीति लेकर आनी है, नई पॉलिसी लेकर आनी है, या इनके लिए कुछ हथियारों को परचेज़ करना है,
या हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें इंक्लूड कर लें, उनके लिए भी अगर कुछ करना है तो वो सारा का सारा डिसीजन लेने का काम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का होता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जैसे आज के समय पर राजनाथ सिंह जी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वही यहाँ पर इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद में। 1999 वो समय था जब कारगिल वॉर हुआ, तो कारगिल वॉर के बाद में आप कह सकते हो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमारे पास में कुछ इस प्रकार की बॉडी होनी चाहिए। देन उसके बाद में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को रेडी किया गया। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, बट फिर भी मैं आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं कुछ छोड़ दें, ठीक है। हो सकता है भाई यहाँ से एक छोटा स्टेटमेंट बन जाए, जैसे अभी हमने संगीत नाटक अकेडमी को पढ़ा था, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर बन सकता है। तो हुआ क्या है, सबसे पहले देखो, वन डे एग्जामिनेशन के लिए आपको नाम ध्यान रखना है, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको काम ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्टली ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का काम क्या है। एक बॉडी है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जिसको आप एबीसी बोल सकते हो। तो ये जो दोस्तों एबीसी नाम की बॉडी है, इसके नए चेयरपर्सन आ चुके हैं, और जो ये नए चेयरमैन है ये 2023-24 के टाइम पीरियड के लिए, 2023 से 24 तक ये जो है वो नए चेयरमैन है, जिनका नाम है श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है। तो वन डे एग्जामिनेशन में आपसे नाम पूछ जाएगा कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन कौन है, तो वो है श्रीनिवासन के स्वामी। और यूपीएससी में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस है क्या एग्जैक्टली, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानना ज़रूरी है। खैर, वनडे एग्जामिनेशन में भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट सर्कुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉफिट कमाने का इसका मकसद नहीं है। ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस होती हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, इंडिया के अंदर में बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं ये, ठीक है, इनकी ऑडिटिंग करना। ये जो पब्लिकेशंस यहाँ पे सर्कुलेट होते हैं हमारे देश भर में, न्यूज़पेपर्स सर्कुलेट होते हैं देश भर में, मैगजीन सर्कुलेट होते हैं देश भर में, उनको सर्टिफाई करना, उनकी यहाँ पर थोड़ा सा उनको डिटेल से देखने का काम करना, ठीक है, उनकी ऑडिटिंग करने का काम करता है ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बस ये 4 लाइनें आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ इस आर्टिकल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस फर्स्ट पैरा के बाद में केवल इनका इतिहास बताया गया है कि इन्होंने कहाँ से क्या किया और किस किस चीज़ के चेयरमैन रह चुके हैं, इनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से थी, वो अगेन एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। जस्ट दोस्तों, इसी के ऊपर एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। जल जीवन मिशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद जल जीवन मिशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बात की जा रही है और थोड़ा सा समझते हैं। तो जल जीवन मिशन कहीं ना कहीं अभी भी एक पाइप ड्रीम है। जल जीवन मिशन को हमने बहुत पहले ही लागू किया। देश की आज़ादी के बाद में कई साल गुजर गए। उसके बाद में यहाँ पर 2019 वाला भी साल ऐसा था। 2019 में भी सिचुएशन ऐसी थी कि कई सारी जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। जो वेमेन है, जो महिलाएं हैं गांव के अंदर में, बहुत दूर जाती हैं, कुएं से पानी भरकर लेकर आती हैं घर के अंदर में, ठीक है। तो जल जीवन मिशन का मेन मकसद यही है कि साल 2024 तक हर एक घर में टंकी का कनेक्शन देना, और उस टैप के कनेक्शन में हर एक व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर तक का पानी प्रोवाइड करवाना। ये हमारा मेन मकसद है। तो अभी जल जीवन मिशन अर्बन भी आ चुका है, शहर के लिए भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में कुछ ही घर थे जिनके पास में टंकी का कनेक्शन था। आज यहाँ पे करोड़ों घर हो चुके हैं जहाँ पे टंकी का कनेक्शन प्रोवाइड हम लोग करवा चुके हैं। तो सबसे तेज़ी से जो प्रोग्रेस हुआ है जल जीवन मिशन को लेकर, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तेज़ी से यहाँ पर टैप कनेक्शंस हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। करोड़ों टैप के कनेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और आने वाले समय पर इन टैप कनेक्शंस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि काम बढ़िया चल रहा है, क्योंकि कई सारे गाँव में, उत्तर प्रदेश में कई सारे गाँव में ऐसा है कि टंकी का कनेक्शन लगा तो दिया है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है। कई सारी जगह पर कनेक्शंस अभी प्रोवाइड ही नहीं करवाए गए हैं। कई सारी जगह पर कनेक्शंस आ रहे हैं, पानी मिल भी रहा है तो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है जितना यहाँ पर बोला गया था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी जगह जगह पर नज़र आ रही हैं, बट उनको भी धीरे धीरे रिजॉल्व कर लिया जाएगा जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। इसके बारे में ये आर्टिकल में समझाया जा रहा है। चलो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में कि आखिरकार ये जल जीवन मिशन है क्या। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक करेंगे। जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों 2019 में होती है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया। टारगेट ये था कि 2024 तक घर घर में टंकी का कनेक्शन यानी टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करवाना, और उन टैप कनेक्शंस के माध्यम से हर एक व्यक्ति को 55 लीटर तक पानी प्रोवाइड करवाने का यहाँ पे टारगेट था। जल जीवन मिशन जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है।
इसका मेन मकसद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पानी प्रोवाइड करवाना। कौन सा पानी? पीने योग्य पानी, ठीक है, कि वो इंसान पी सके, वैसा पानी प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके फीचर्स क्या होंगे? इसका मेन फीचर यहाँ पर होगा कि इसमें हम लोग बहुत सारे और भी काम करेंगे। केवल टंकी का कनेक्शन का प्रोवाइड करवाना, केवल पानी प्रोवाइड करवाने का काम नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बारिश का पानी जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, प्रॉपर जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको मैनेज करना, इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक स्पेशल फोकस किया जाता है यहाँ पर जल जीवन मिशन में। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी पानी समिति प्लान आपको ये देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, अपने फंडिंग पैटर्न के बारे में ज़रूर से ध्यान रखना होता है कि इसमें पैसा कौन खर्च कर रहा है। देखो, जो फंडिंग पैटर्न है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में शेयरिंग होकर किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहाड़ी इलाके हो गए, कोई पहाड़ी इलाके हो गए या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पर जो पैसा का खर्चा है इस मिशन को लागू करने के लिए वो सेंटर और स्टेट के बीच में 90:10 का है। यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% यहाँ पर वहाँ की सरकारें खर्च करेंगी। जो हिमालयन स्टेट्स की सरकारें हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सरकारें हैं वो 10% खर्च करेंगी, लेकिन 90% केंद्र सरकार के ऊपर है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल बाकी सारे दूसरे स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स हैं, उनका जो रेशियो वो 50:50 का है। यानी बाकी अगर हम स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश और बाकी सारे राज्यों की बात करें, तो वहाँ पर 50% वहाँ की सरकार खर्च करेगी और 50% यहाँ पर केंद्र सरकार खर्च करेगी। और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो यहाँ पे 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ये फंडिंग पैटर्न है वो यहाँ पर जल जीवन मिशन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जल जीवन मिशन का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ समय पर बढ़िया देखने को मिला है। बोला ही जा रहा है जल जीवन मिशन बोर्ड के हिसाब से, इसका जो डैशबोर्ड होता है उसके हिसाब से 10 जून 2022 तक 9.6 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे थे जिनके पास में टंकी का कनेक्शन ऑलरेडी पहुंच चुका है। कई सारे राज्य ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, जहां पर ऑलरेडी 100% टैप का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे ही अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर भी 100% तक जो काम है वो पहुँच चुका है। उसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 90% तक काम हो चुका है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे उन स्टेट्स में आता है हमारा पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। कुछ स्टेट्स अभी पीछे हैं, बट यहाँ पे जो कवरेज है उसको तेज़ी से बढ़ा दिया गया है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कवरेज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी बैकवर्ड में चल रहे हैं रिगार्डिंग दिस जल जीवन मिशन। समझ गए? तो ये था यहाँ पर एक आर्टिकल, उसका बैकग्राउंड डेटा वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ अब चलते हैं हम लोग आगे और चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। तो दोस्तों, आपको पता होगा एडिटोरियल पोर्शन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एडिटोरियल्स में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं जब द हिंदू में रिलेवेंट आर्टिकल्स नहीं होते हैं। जैसे आज के एडिटोरियल अगर आप द हिंदू के देखते हो तो वहाँ पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन को लेकर बात की जा रही है, उसकी कमेटी वगैरह ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन है, भर भर के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी बार पढ़ चुके हो, इंडिया वर्सेस भारत पूरा डिस्कशन हो चुका है, निपा वायरस अभी पिछले 3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ काम की चीज़ नहीं है, अब हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी चीज़ें जो रिपीट, ऐसा नहीं कि मैंने रिपीट भी ना की हो, कई बार रिपीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं कई बार, ठीक है। अब ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल है आपकी पूरी आंखें खोल देगा, ठीक है। ये एडिटोरियल डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे ये केवल हमारे प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, एडिटोरियल मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट होता है। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में पिछले कुछ समय पर जो वोटरों की संख्या है, जो वोटर हैं, आप मैं हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, जाके पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब जो वोटर की जो संख्या है वो पिछले कुछ समय पर इंक्रीज हुई है, लेकिन उस संख्या को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कौन सी प्लान चलाया है, उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। लेकिन अभी भी हम लोग अपने अच्छे लेवल पर वोटर की संख्या नहीं पहुंचा पाए हैं, वोटर अभी भी पीछे हैं, वो इलेक्शंस में वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। तो वोटर की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये है इंटरेस्टिंग आर्टिकल। यहाँ पे जो अक्षय राउत साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है, और आपको जो डिटेलिंग्स हैं वो जब मैं पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा। चलो आओ डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे ध्यान से देखते हुए चलना, सारा का सारा एडिटोरियल यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। दूसरी चीज़, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो आपने फुल्ली फोकस्ड होकर इसको सुनना है ताकि आप एक बढ़िया मेंस का क्वेश्चन लिख सको। पहले हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइटर इस आर्टिकल को क्यों लिखते हैं। राइटर ने बोला पिछले कुछ महीने से लगातार स्पेकुलेशंस चालू हो चुके हैं, क्योंकि भाई 2024 हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। 2024 में तय होगा कि सरकार किसकी आएगी, ठीक है। जो मेन लोकसभा के इलेक्शंस है वो 2024 में होने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी।
तो जो अगले जनरल इलेक्शंस होंगे ना दोस्तों, इसकी स्पेकुलेशंस अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। अब राइटर ये बोलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें में जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, वो है हमारी नई स्ट्रैटेजी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू की है। एक नई रणनीति लेकर चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यानी TIP, टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये कह सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया दाव है, ठीक है, और एक बढ़िया चीज़ है। क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है। वो बहुत पहले 2010 में वो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका नाम है स्वीप प्रोग्राम। स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। स्वीप प्रोग्राम इसको बोलते हैं। 2010 में स्टार्ट किया गया था। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के कई कदम उठाए, इनकी वजह से जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2014 का, और फिर उसके बाद में 2019 में इलेक्शंस हुए थे, अब 2024 में होने वाले, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। तो 2014 और 2019 के इलेक्शंस को यहाँ पे कंपेयर भी किया गया है, और देखने को ये मिला है कि पिछले कुछ समय पर जो वोटरों की संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है। जैसे 2009 में जो वोटर का परसेंटेज था वो 58% था। देश के 58% लोगों ने वोट देकर सरकार को चुना था। 2014 में ये परसेंटेज बढ़ गया, 66.4% होगा। 2019 में ये परसेंटेज और बढ़कर 67.6% हुआ। तो वोटरों की संख्या इंक्रीज़ हो रही है साल ब साल। अब की बार यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आशा लगाकर बैठी है, एक टारगेट लेकर चल रही है कि 2024 के अंदर में हम ये टारगेट 70+ पहुँचा दें, यानी 70% से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो पहुँचाने का टारगेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी है जिसको नाम दिया गया है टिप, दैट इज़ टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब ये टिप क्या है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। ये जो प्लान है ना, इसका मेन टारगेट यही है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में 70% से ज़्यादा लोगों को वोट देने के लिए यहाँ पर एंकरेज किया जा सके। ये हमारा मेन मकसद है। और ये जो वोट देने के लिए एंकरेज करेंगे, ये इसलिए स्पेशली यहाँ पर 4 एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये जो टिप प्रोग्राम है ना, ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। सबसे पहला, उन 4 चीज़ों में सबसे पहला है वोटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमोट वोटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वोटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, वहाँ पर वोटिंग पहुँचाना, और काफ़ी सारे जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, हमारे देश के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा सशक्त बनाना, उनको पावर देना। दूसरा, हम लोग वोटर अवेयरनेस के ऊपर काम करने वाले हैं। वोटर एजुकेशन को लेकर यहाँ पर काम करेंगे। इसके लिए नए नए कैंपेन चलाए जाएंगे। लोगों को यहाँ पर एजुकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा कि भाई आपकी वोटिंग की क्या पावर हो सकती है, आपके पास में कितनी बड़ी पावर है कि आप सत्ता बदल सकते हो, जो सरकार में बैठे हैं उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इसको लेकर यहाँ पर जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर फैलाया जाएगा कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करवाना है, कैसे वेरीफाई करवाना है, कैसे वोट देना है, या फिर कोई आपको तकलीफ हो तो कैसे आपने उसको लेकर रिपोर्ट करना है। तो ये काम भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में है। फिर वोटर फैसिलिटेशन आपको देखने को मिलेगा। एक यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे सारे वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वोटर फीडबैक के ऊपर भी काम किया जाएगा। एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम लोग वोटर्स से, उसके अलावा इलेक्शन ऑफिशियल्स हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इन सभी से डेटा को कलेक्ट करेंगे। हमारे इलेक्शन के जो प्रोसेस है, उसके आउटकम्स क्या हैं, इसको लेकर बहुत सारा जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्शंस, आगे के इलेक्शंस की तैयारी करेंगे। तो ये मेन यहाँ पे स्ट्रेटजी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और इस स्ट्रेटजी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के समय पर 10 बड़े बड़े राज्यों के ऊपर एक स्पेशल फोकस कर रहा है। लगभग 250 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर में फोकस कर रहा है, ठीक है। ऐसे एरियाज़ हैं ये जहाँ पर 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा बिलो रहा, कम रहा। तो अब की बार हमारा मकसद यही है कि 2024 के अंदर में जो ये वोटिंग परसेंटेज है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। और इसी पूरे स्ट्रैटेजी के अंदर में अब की बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होंगे, इनका मेन काम क्या होगा, इनका मेन काम होगा कुछ इंपॉर्टेंट जो कारण हैं, जो रीजंस हैं, वो यहाँ पे सामने प्रस्तुत करना, जिसकी वजह से वोटिंग की संख्या कम हो जाती है, यानी वोटर जो है वो थोड़े से कम जाते हैं वोट देने के लिए। उसके पीछे का मेन कारण क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स देंगे। और जब हमें कारण पता चलेंगे तो उस कारण का जो समाधान है, उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम लोग पहुँचाएंगे, जिससे कि जो वोटिंग की संख्या है उसको इंक्रीज़ किया जा सकेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या ये काम पहले भी कुछ किए गए हैं? हाँ, पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए हैं वोटर काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम है स्वीप प्रोग्राम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इस प्रोग्राम को 2009 में ही लॉन्च कर लिया गया था। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अभी तक का एक फेवरेट प्रोग्राम है। किस चीज़ के लिए? यहाँ पर वोटर एजुकेशन के लिए। ये मेन मकसद यहाँ पर इस प्रोग्राम का यह है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि उनके पास में कितनी बड़ी पावर है, वोटिंग पावर।
जो वोटिंग है उसको लेकर एक जो कह सकते हो एजुकेशन है वो यहाँ पे लोगों तक फैलाई जा सके, ये मेन मकसद है स्वीप का। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी स्टार्ट किया था। ये जो एप्लीकेशन है 2019 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको वोटिंग को लेकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे सभी वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपने नाम को वेरीफाई कर सकते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में। उसके अलावा अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अब कुछ करेक्शंस करवाने हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको पा सकते हैं। कोई तकलीफ़ है, कोई ग्रीवेंस है, उसको वहाँ पर कंप्लेंट को लॉन्च करवा सकते हैं। तो ये सारा काम इस एप्लीकेशन पर दिया गया था, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस प्रकार के पहले भी कुछ स्टेप थे। अब की बार जो नया स्टेप है वो है टिप। टिप के बारे में क्या है फुल फॉर्म, मैंने अभी आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं दोस्तों क्योंकि वोटर टर्नआउट इंडिया में फिर भी बहुत कम है, यानी कि वोट देने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। उसको बढ़ा रहे हैं हम, लगातार बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जितने ज़्यादा वोट, अगर हम लोग जितने ज़्यादा वोटर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगे वोट देने के लिए, उतनी ज़्यादा जो सरकार है वो जवाबदेही बनेगी। समझ गए? उतनी ज़्यादा जो सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पर लोगों के प्रति बढ़ती हुई नजर आएगी। और उतना ही जो इलेक्शन सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्रकार से वोटिंग में उतर कर आएंगे। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि वोटर टर्नआउट भारत में नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि उसके पीछे कई सारी चुनौतियां हमने फेस की हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वोटर टर्नआउट को बढ़ाने में। क्या चैलेंजेस हो रहे हैं? सबसे पहला चैलेंज है वोटर एपैथी। भाई बहुत सारी जो पॉपुलेशन इंडिया की वो एलिजिबल भी है, वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इस वजह से वोट देने नहीं जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यहाँ पर यह है कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमने अपना पहले इलेक्शन में वोट दिया था, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई हैं, तो इस चक्कर में वोट नहीं देंगे इस बार। तो ऐसे कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर वोटर एपैथी आपको नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी जो चुनौती है वो लॉजिस्टिकल चैलेंज। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। देखो कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस नहीं पहुँच पाते, वोट देने वाली जो मशीन है ईवीएम मशीन वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, तो जो वोटर्स है वो दूसरी जगह पर आकर वोट देते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, हर एक एलिजिबल वोटर्स तो गांव-गांव तक यहाँ पर ये जो पोलिंग स्टेशन है वो पहुँचाए जा सकें, जिससे हर एक व्यक्ति यहाँ पर ये इलेक्शंस में वोट दे सके। तीसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लिटरेसी। बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स जो एलिजिबल है वोट देने के लिए, स्पेशली गाँव वाले क्षेत्र में, उनके पास में ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि उनका जो वोटिंग का पावर है, उनका जो ये राइट है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट इलिटरेसी की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोगों में कह सकते हो एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड लोग आपको रूरल एरियाज़ में जब नहीं देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो अपने कैंडिडेट को समझ नहीं पाते, उनके मैनिफेस्टोज़ को नहीं समझ पाते, ये नहीं समझ पाते कि कैसे हमको वोट देना है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ पा रहा है। एक और चैलेंज है वो है इनकन्वीनियंट इलेक्शंस डेट्स। कई बार इलेक्शन की जो तारीखें होती हैं वो ऐसे समय पर होती हैं कि मान लो कोई फेस्टिवल है, या वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब है, बारिश है, ऐसा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस दौरान भी यहाँ पर ज़्यादातर फार्मर्स या ज़्यादातर लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं इस वोटिंग में। तो इस वजह से भी जो वोटर टर्नआउट है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें एक ऐसा डेट चुनना चाहिए जिस समय पर कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट, कोई फेस्टिवल कुछ ना हो, एक नॉर्मल डे हो जहाँ पर सभी लोग इन्वॉल्व हो सकें। फिर उसका एक और चैलेंज होता है वो है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न मतलब कई सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कई सारे रीजन में। जैसे जहाँ पर इलेक्शन चल रहे होते हैं ना, कई बार वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपस में दंगे हो गए हैं, ठीक है, राइट्स हो चुके हैं, तो उस दौरान यहाँ पर जो इलेक्शन है वो सप्रेस हो जाता है। उस दौरान जो लोग हैं वो वोट नहीं देने जाते, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर एक और चैलेंज है वो है माइग्रेशन। बहुत सारे देश में इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, हमारे देश में इधर से उधर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनकी जो वोटिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो उनको अपना जो वोटर रजिस्ट्रेशन उसको अपडेट करवाने में, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा चुके हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं पर कमा रहे हैं, तो वोटर रजिस्ट्रेशन आईडी उन्हें अपडेट करवानी पड़ती है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो भी प्रॉपरली नहीं करवा पाते, उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ होती हैं अपडेट करवाने में, इस चक्कर में भी वो वोट देने से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। कई बार टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट से कई सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पर किसी समस्या के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, बस खाली उन्हें वोट चाहिए, उसके बाद यहाँ पर काम खत्म, उसके बाद यहाँ पर आप करते रहो जो करना है। समझ गए? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम होती है वोटर आइडेंटिफिकेशन। देखो दोस्तों, कितना ही आप एक्यूरेट सिस्टम ले आओ, फिर भी लंबे समय से इस प्रकार की जो यहाँ पर घोटाले वो होते रहते हैं।
कई बार यहाँ पर कह सकते हो जो डुप्लीकेशन आईडी है, डुप्लीकेट आईडी जो फ्रॉड है, ये अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क, अभी भी बहुत मुश्किल टास्क है इन सब का पता लगा पाना। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर डुप्लीकेट वाले इन हो जाते हैं और एलिजिबल वोटर्स जो है वो आउट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं लिस्ट से। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से देश के अंदर में जो वोटर काउंट है वो यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। समझ गए? ठीक है, या फिर वोटर कम तो नहीं हो रहा है, पिछले कुछ समय पर बढ़ा है, बट फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर चलो बढ़ा भी लिया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, है ना? दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि भाई अगर मान लो बहुत सारे लोग चले भी गए तो इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा सुनो, पहला फ़ायदा होगा गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इंक्रीज़ होगी। जब ज़्यादा लोग यहाँ पर वोट देने के लिए जाएंगे तो जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस जो सरकार बनेगी उस सरकार को काम भी करना होगा लोगों के लिए। वो सरकार को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाबदेही बनकर काम करना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं वोट देने के लिए तो जो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं वोटर्स के प्रति। उनको ज़्यादा जवाबदेही होना होता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा, क्योंकि पता है बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो मुझको देख रही है। मैंने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर वो निकाल देंगे बाहर, हमें लाइन में भी नहीं रखेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये काम होता है, ये फ़ायदा होता है। फिर एक आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब ज़्यादा लोग वोट देते हैं तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। कोई ज़्यादा डिस्प्यूटेड इलेक्शंस नहीं होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं फेयर तरीके से इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी संख्या ने, बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर अपने ही मन पसंदीदा जो नेता है उसको बैठा दिया है सत्ता पर। समझ गए? फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की। तो जब ज़्यादातर लोग वोट देते हैं ना तो इससे यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा लोगों के साथ में यहाँ पर कह सकते हो कि एंगेज करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, जो हमारे वोटर्स होते हैं उनको फोकस किया जाता है कि भाई हर एक जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो यहाँ पर उन वोटर्स को भी उसमें शामिल किया जा सके। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद में एक होता है डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देंगे तो इससे जो डाइवर्सिटी है, हमारे जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे जो इलेक्शन में जीत कराएंगे, उसमें एक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ज़्यादा महिलाएं होंगी, एथनिक माइनॉरिटीज़ होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे अलग अलग एरियाज से, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। और डाइवर्सिटीज़ की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया आपको पता है एक डाइवर्स कंट्री है, सभी की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के ऊपर एक फोकस किया जा सकेगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इससे वोटर टर्नआउट बढ़ने से ये फ़ायदा हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज वोटर टर्नआउट इंडिया। कहोगे ठीक है वोटर टर्नआउट बढ़ने से फ़ायदा हो सकता है लेकिन बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं वोटर टर्नआउट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके ऊपर भी एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? पहला, एजुकेशन। वोटर एजुकेशन हमें लोगों तक पहुँचानी होगी। इंडिया की जो जनसंख्या है उनको बताना होगा कि भाई आपके पास में वोट की पावर है, बहुत बड़ी पावर है ये। ठीक है, हमें इसके लिए कैंपेन्स चलाने होंगे अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से हम लोग यहाँ पे लोगों को उसकी वोट की वैल्यू बता सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आप कह सकते हो काम किया जा सकता है वो है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो हमारी इलेक्शन की लिस्ट है उनको बार बार रिवाइज़ करना मतलब यहाँ पर जब जब इलेक्शन डेट पास में हो तो उसमें से कई सारे लोग, जो लिस्ट तैयार होती है उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मरे हुए हैं, डेड पर्सन है या एब्सेंट है या डुप्लीकेट नेम है, तो उनको हमें उस लिस्ट से हटाना होगा ताकि हम लोग केवल एलिजिबल जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकें। और एलिजिबल सिटीजन्स है जो यहाँ पर वोटिंग पावर उनके पास में आएगी, जब वो वोट देंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट इलेक्शंस की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? यहाँ पे एक सारे डुप्लीकेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम है, तीसरा जो हम काम कर सकते हैं वो है ईज़ ऑफ वोटिंग। वोट देने का तरीका थोड़ा आसान करना होगा। जैसे मैंने बोला कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं, गाँव में कई सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन नहीं पहुँच पाती है, तो लोग यहाँ पे वोटिंग देने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जहाँ पे भी जो पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं वहाँ पे हमें फिजिकली अवेलेबल करवाना होगा, जैसे तैसे पहुँचाना ही होगा। दूसरा, यहाँ पे वोट देने के लिए जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को वेट करना पड़ता है, वहीं से लौट जाते हैं कई बार लोग, भीड़ देख के वापस लौट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेटिंग टाइम्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जितना ज़्यादा हम आसान बना देंगे उतना ज़्यादा वो निकल कर आएंगे वोट देने के लिए। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वो सोचेंगे यार क्या ही करना जाकर वोट देने के लिए। समझ गए? ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद एक और काम, रिमोट वोटिंग।
ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं। प्लस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, हमारे देश के अंदर जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा पावर देनी होगी, उनके लिए काम आसान करना होगा। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो अपने आईडी को अपडेट करवा सकें, इस प्रकार की जो चीज़ें वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। समझ गए। फिर उसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार मैं वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन को भी हम लेकर चल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि देश में 5 साल में एक ही बार इलेक्शंस होंगे। अब जैसे एक बार इलेक्शन होगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ में एंगेज हो जाएंगे, उनको पता है बार बार इलेक्शंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारे देश में हर 6 महीने 7 महीने बाद किसी ना किसी स्टेट के या किसी ना किसी प्रकार के जो इलेक्शन है वो होते ही रहते हैं। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा स्टेबल बन पाएंगी। फिर बात आती है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो हायर वोटर टर्नआउट है इसका जो इम्पॉर्टेंस है इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे सकते हैं। हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम अपने सिटीजन्स को एंकरेज कर सकते हैं ताकि वो समझें कि आपके वोट देने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके वोट देने से सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सरकार कैसे काम करेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो है यूथ एंगेजमेंट। यहाँ पर भी हमें स्पेशल फोकस करना होगा। जो हमारी यूथ एंगेजमेंट है उसको टारगेट करना होगा। जो यंग वोटर्स है उनको एंकरेज करना होगा कि वो सभी लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में, इन इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इसमें यहाँ पर कह सकते हो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करना होगा उनके वोटिंग राइट्स के बारे में। उनका जो यहाँ पर एक ड्यूटी है वो समझानी होगी वोटिंग के प्रति, जिससे यहाँ पर लोग पहले से अवेयर होंगे, फिर आगे जाकर अपना अच्छा डिसीजन ले सकेंगे इलेक्शंस के टाइम पर। समझ गए। तो ये यहाँ पर कुछ इलेक्शंस को लेकर सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। नाउ आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। बाकी सभी आर्टिकल से बचकर मैंने आपको कुछ बढ़िया पढ़ाया है एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो रेलिवेंट हो, जहाँ पर कुछ फालतू की बातें की जा रही हों वो मैंने चीज़ें आपको नहीं समझाई हैं। समझ गए। वहाँ पे ऑब्वियस सी बात आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और कुछ लेकर भी नहीं जाओगे। ठीक है, हेल्प भी नहीं करेगा, यहाँ पे आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन यहाँ पर यह बोलता है द वोटर टर्नआउट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली लो। भारत के अंदर में जो वोटरों की संख्या है वो फिर भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू इंक्रीज इट। भले ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे यहाँ पर काम किए, बहुत ताकत लगाई लोगों की यहाँ पर वोटिंग में संख्या को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वोटरों की संख्या कम है। तो आपने बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वोटर टर्नआउट। क्या ऐसे फैक्टर हैं, क्या ऐसे कारक हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारे वोटर टर्नआउट है उसको अफेक्ट करते हैं, और कुछ यहाँ पर तरीके बताने हैं, कुछ मेजर्स, कुछ सॉल्यूशंस देने हैं कि किस तरीके से हम वोटर का जो पार्टिसिपेशन है उसको चुनाव के अंदर में बढ़ा सकते हैं। इलेक्शंस में वोटरों की संख्या, उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसको लेकर आपने कुछ सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको बहुत अच्छे से कैप्चर करके एक बढ़िया सा आंसर यहाँ पर लिखें। क्वेश्चन ये है, चुनाव आयोग द्वारा इसे बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भारत में मतदान प्रतिशत लगातार कम रहा है। वे कौन से कारक हैं जो मतदान प्रतिशत को प्रभावित करते हैं? चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। दोस्तों जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार से वो जो कोऑपरेटिव वे में ग्रुप है हमारा वो चल रहा है। बाकी दोस्तों एक आर्टिकल यही है जो काफ़ी जगह पर बार बार कवर किया गया, वो निपाह वायरस को लेकर। निपाह वायरस के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, ये जो वायरस है ये चमगादड़ से फैलता है, स्पेशली जो फ्रूट बैट है, क्योंकि चमगादड़ जो फ्रूट बैट है ना ये नेचुरल रेजर्वायर है निपाह वायरस का, और नेचुरल रेजर्वायर का मतलब है नेचुरली ये वायरस इसमें पाया जाता है, और ये वायरस इस चमगादड़ से दूसरे जानवर में फैल सकता है, या फिर सपोज़ यहाँ पर वो चमगादड़ किसी पेड़ पर लगा फल को थोड़ा सा झूठा कर दे या खा ले, और फिर वो फल कहीं ना कहीं इंसान खा ले, तो इससे वो वायरस चमगादड़ से इंसान में पहुंच जाता है, और फिर एक इंसान के अगर अंदर जैसे यहाँ पर ये वायरस पहुंचता है वो इंसान दूसरे इंसानों में वो वायरस फैलाना शुरू कर देता है। तो निपाह वायरस एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो होते हैं जो जानवर से इंसान में, फिर इंसान से इंसानों में फैलना शुरू हो जाते हैं।
जैसे कोविड-19 था। तो आज के समय पर केरला में 6 केसेस हो चुके हैं, स्पेशली कोझिकोडे नाम के डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी वजह से यहाँ पर केरला में एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल्स वगैरह बंद करे जा रहे हैं और कह सकते हो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है कि भाई आप बड़े-बड़े इवेंट्स मत करना कभी भी, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए इवेंट्स मत करना, बड़े इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो केसेस हैं वो फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और एक बार केसेस देश भर में फैलने शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं एक बार में फिर से वो जो चिंताएं हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। कोरोना की तरह यहाँ पर सिचुएशन फैल सकती है। इस वजह से इसके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम भी केरला में भेज दी है, और स्पेशली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हेल्प भी ले रहे हैं हम लोग इस प्रकार के वायरस को कंट्रोल करने के लिए। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नाम की जो बॉडी है दोस्तों, इसका मेंबर कौन सा देश नहीं है, ये आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, सिंपल आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखोगे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कुछ ही कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं? जैसे यूएई है, ठीक है, उसके अलावा बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, ये तीनों के तीनों गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, लेकिन ईरान इसका मेंबर नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।